हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर आ गए हैं वर्कशीट 33 करने, जो कि आपकी शुक्रवार की वर्कशीट है। 18 तारीख को आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये वर्कशीट 10th क्लास के लिए विज्ञान की है। वर्कशीट कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले ऊपर आप वर्कशीट का नंबर डालते हो, डेट डालते हो, अपना नाम ज़रूर लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। उसके बाद क्लास टीचर का नाम नहीं लिखना, फिर किसका लिखें? सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना। ठीक है, चलिए धातु एवं अधातु, जैसे कि हम वर्कशीट 32 से स्टार्ट कर चुके हैं। धातु और अधातु, धातु और अधातु के उसमें हमने भौतिक गुण पढ़े थे। धातु कैसी होती हैं, धातुओं को पीट पीट के चादर में बदल सकते हैं, तार बना सकते हैं, है ना। टन की आवाज़ आती है, ध्वनिक होती हैं, ठोस होती हैं, ये सब हमने पढ़ा था। उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ धातु, एक धातु ऐसी है जो ठोस नहीं है, वो कौन सी है? मरकरी है ना। अपवाद ज़रूर याद रखना उन सब की। चलिए, उसमें हमने ये भी पढ़ा कुछ धातु जल के साथ इतनी तेज़ अभिक्रिया करती हैं कि उसमें आग लग जाती है। जैसे कि याद है आपको नाम? हाँ, मुझे याद है और आपको भी याद है, मुझे पता है। वो था सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ भी अभिक्रिया कर जाती हैं, वायु के साथ भी अभिक्रिया कर जाती हैं, आग लग जाती है इनको खाली छोड़ दो तो अपने आप। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया में अगर हम अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं तो वो बनेंगे लवण। धातु के साथ अभिक्रिया के लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं तब भी यही होगा, सेम हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी और साथ में बनेगा लवण, जैसा कि दिया हुआ है। ठीक है, जैसे सोडियम लिया, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई तो सोडियम क्लोराइड और साथ में निकली हाइड्रोजन गैस। जिंक, जिंक को हिंदी में जस्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जस्ता। इसका नाम हिंदी में जस्ता होता है। तो जस्ता अगर हम लेते हैं तब भी क्या होगा? जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये क्या दिखाया हुआ है? ये है कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तनु जो है, कॉपर जो है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये याद रखना, ये भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ऐसी कौन सी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? 3 धातु दे देंगे, मान लो सोडियम, जिंक और कॉपर लिखा होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सी धातु है जो अभिक्रिया नहीं करती हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो आप आंसर दोगे कौन सा? कॉपर। राइट, ये देखो अभिक्रिया करते हुए भी दिखाया हुआ है। तांबा जो है वो अभिक्रिया नहीं कर रहा है, जबकि जस्ता धीरे धीरे घुल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। ऐसे ही मैग्नीशियम भी घुल रहा है एसिड के अंदर। कौन सा एसिड यूज़ किया है इन्होंने? HCl यूज़ किया है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यूज़ किया है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल, अब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी सेम अभिक्रिया रहती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस निकली। एक तीसरा अम्ल नाइट्रिक अम्ल जो है, और एक था कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके साथ भी हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा। लेकिन नाइट्रिक अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। ऐसा क्यों होता है? इसको अंडरलाइन कर लो। कारण क्या है इसका? क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर में आया है। इसका मतलब ये पहली वाली रासायनिक अभिक्रिया वाले पार्ट में भी था, अम्ल में था और इसमें है, इसलिए ये ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, अम्ल और क्षारक वाले चैप्टर में था और इसमें भी है, इसलिए ये याद करके ही चलना कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब हाइड्रोजन गैस निकली उसमें ऑक्सीजन को जोड़ देता है और क्या बना देता है? जल्दी से जल का निर्माण कर देता है। ठीक है, और खुद क्या बन जाएगा? खुद वो बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, किसी ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ठीक, जैसे N2O में, NO में या NO2 में अपचयित हो जाता है, एक ऑक्सीजन निकाल देता है। नाइट्रिक एसिड है ना, HNO3 है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन दो ऐसी धातुएं हैं जिनके साथ ये अभिक्रिया करता है और उसमें हाइड्रोजन ही देता है, उसमें जल नहीं देता। वो कौन कौन सी है? मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक, और जब उसकी रिएक्शन लिखेंगे तो जैसे ऊपर लिखी थी वैसे ही लिखेंगे,
मैग्नीशियम लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल लिया और मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस निकाला। ऐसे ही मैग्नीज लिया, नाइट्रिक अम्ल लिया, मैग्नीज नाइट्रेट बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, ये अच्छे से आपको समझ आ रहा है? तो आगे चलते हैं। अन्य धातु लवणों की विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं? जैसे धातु है आपके पास एक और दूसरा है धातु का लवण, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, देखो धातु के लवण का विलयन है। जैसे आयरन लिया है, Fe मतलब आयरन होता है, लोहा, और साथ में ले लिया कॉपर सल्फेट, ठीक, CuSO4, तो उससे बन गया आपके पास आयरन सल्फेट, मतलब FeSO4। क्या ध्यान दिया हमने यहाँ पर? देखो यहाँ अकेला आयरन था, इसके पास कॉपर और सल्फेट है, तो क्या होगा कि यहाँ पर यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो आयरन है इसने कॉपर की जगह ले ली और खुद बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर रह गया अलग। दिखाई दे रहा है आपको सबको? ऐसे ही अगर कॉपर लिया और वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराई तो बन गया कॉपर नाइट्रेट, कॉपर जुड़ गया नाइट्रेट के साथ और सिल्वर रह गया अलग। इसके ऊपर बड़ी अच्छी एक कहानी भी है, सुनो सुनो। अब एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के, वो चांदी के सिक्के होते हैं, ठीक है। अब वहाँ आने वाले होते हैं डाकू, उसको पहले से ही पता लग जाता है कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला है और मेरे सारे चांदी के सिक्के ले जाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने उन चांदी के सिक्कों को सिल्वर नाइट्रेट में बदल दिया, उसमें नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया, ये रहा सिल्वर नाइट्रेट बना दिया। सिल्वर के कॉइन से उसने सिल्वर नाइट्रेट बना दिया। अब जिन जिन उसने घड़ों में वो डाला हुआ था, मतलब कांच के जार थे वैसे उसके पास, बेटा शोकेश टाइप था, उसने वहाँ पे रखे हुए थे, वो सारे पानी बन चुके थे। अब उसमें सिल्वर अलग से नहीं दिख रहा था, उसके पास 20 मिनट या आधे घंटे का टाइम था, उसने ऐसा कर लिया। अब जब डाकू उसके पास आए और उन्होंने देखा कि कहाँ है तुम्हारे पास, सुना है तुम्हारे पास चांदी के बहुत सामान है, चांदी के बर्तन हैं, चांदी के सिक्के हैं, वो दिखाओ। उसने कहा आप देख लो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब उन्होंने पूरा घर ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं मिला। बस हाँ, कई जगह उन्होंने देखा कि पानी भर के रखा हुआ है कुछ, उसने अलग अलग कांच के बर्तनों में। तो पूछा है क्या? जी पानी है, मैं इसी पानी को पीता हूँ। ठीक है जी, वो चले गए। उसके बाद जाने के बाद उसने क्या किया, उसके अंदर कॉपर्स के कॉइन डाल दिए, तांबे के सिक्के, पुराने टाइम में तांबे के सिक्के होते थे ना, उसने वो तांबे के सिक्के डाल दिए। अब तांबे के सिक्के डालते ही तांबे ने रिएक्शन किया उस जो उसमें सिल्वर नाइट्रेट में मिला हुआ नाइट्रेट था उसके साथ, ठीक है, और तांबे का तो बन गया कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर रह गया अलग। कहानी अच्छी थी ना? और उसको वो देखो दिमाग कितना तेज था, साइंटिस्ट था वो, इसीलिए उसने अपने सारा सिल्वर बचा लिया। जैसे ही वो गए उसने यही काम किया, सब में क्या डाला था, कॉपर डाल दिया, और कॉपर धीरे धीरे उसने देखा कि कॉपर नाइट्रेट बनना शुरू हो गया, रंग भी बदलना शुरू हो गया उस पानी का, ठीक है, कॉपर का कलर आने लग गया हल्का हल्का नीला, और चांदी जो है वो बिल्कुल अलग कणों में इकट्ठी हो गई थी। अब सिक्का तो सेम नहीं बन सकता था, लेकिन कैसा हो गया था, और चांदी क्या ना अलग से पाउडर सा क्रिस्टल अलग से बनने शुरू हो गए थे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम सभी धातु समान रूप से अभिक्रियाशील नहीं है, कुछ धातु अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, कुछ कम होती है। यदि हम ऑक्सीजन, पानी और एसिड के साथ विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच करते हैं तो हम पाते हैं कि सभी धातुएं इन अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जैसे अब देखो जरा, ये जो नीले रंग का है ये है आपके पास कॉपर सल्फेट, ठीक, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, दिख रहा है सबको। उसमें इसने लोहे की कील टांग दी। उसके बाद क्या हुआ, कोर्क से धागे से बांधा कील को और बाहर कोर्क के निकाल दिया। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद नहीं होता बेटा एकदम से, वैसे इसमें टाइम लग जाता है। और करीब आपके स्कूल में जब आप मैम आपको सेकंड पीरियड में करेंगी, एक बार दिखाएंगी, उसके बाद छुट्टी से पहले आपको बुलाएंगी और ये दिखाएंगी कि हाँ देखो चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो कलर चेंज हो जाता है बिल्कुल,
और जो लोहे का रंग बदल जाता है लोहे की कील का। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या आ जाता है? तांबा चढ़ जाता है। ठीक है। और नीचे जो पानी का रंग था नीले से अब वो अलग हो जाता है, हल्का येलोइश ग्रीनिश टोन पे आ जाता है, येलोइश टोन पर ब्राउनिश टोन पे आ जाता है, ये बन जाता है कॉपर सल्फेट। और लोहे की कील को बाहर निकालेंगे तो ऐसी ब्राउन कलर की नजर आएगी। राइट। इसका मतलब सबकी अभिक्रियाशीलता अलग होती है। आयरन जमा कॉपर सल्फेट, हमने आयरन लोहे की कील ली थी, कॉपर सल्फेट में डुबोई थी, तो वो बन गया था क्या? आयरन सल्फेट, और साथ में कॉपर अलग रह गया। कॉपर किस पे चढ़ा हुआ ना हमें दिख रहा है अलग, हम इसको चाहें तो झाड़ के निकालें तो ये है कील पे चढ़ गया। चलिए अब आते हैं हम ऊपर। अभी हमने बात की कि सब सारे जो धातु हैं वो सेम तरह के अभिक्रियाशील नहीं होते, कोई बहुत अधिक है। अभी मैंने बताया था सोडियम में आग लग जाएगी, ऐसे ही हवा में छोड़ दो, पानी में छोड़ दो, सोडियम अपने आप जलने लग जाएगा। इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक। तो अगर हम धातुओं को उनकी श्रेणी के हिसाब से लगाएं, कौन अधिक अभिक्रियाशील कौन कम अभिक्रियाशील, तो ऐसी श्रेणी तैयार हो जाएगी। ठीक है। सबसे ऊपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, फिर नीचे तीर का निशान नीचे की तरफ आ रहा है, एरो नीचे जा रही है, इसका मतलब डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ जा रही है, धीरे 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 अभिक्रियाशीलता कम हो रही है। और सबसे कम होती है गोल्ड की, और भी कम होती है प्लेटिनम की। प्लेटिनम बेटा किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए प्लेटिनम धातु बहुत महंगी आती है, गोल्ड से भी महंगी। इसीलिए आप गोल्ड के ज्वेलरी पहनते हो और कहते हो गोल्ड रिएक्ट नहीं करता। सिल्वर भी काला हो जाता है ना, लेकिन गोल्ड रिएक्ट नहीं करता। चलिए ये आ गई। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अब इस श्रेणी को कैसे याद करें बताऊँ, आसान सा तरीका है एक बहुत। देखो आपके लिए एक आसान तरीका याद करने का क्या बना है वो देखो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग और अदरक भी पड़ते। हो गया याद। केदारनाथ का माली। ठीक है। केदार मतलब के, नाथ मतलब एन, का मतलब सी, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल, जरा मतलब जेड, फीके मतलब एफ ई, पकाता मतलब पी बी, है मतलब एच, कुछ मतलब सी यू, हींग मतलब एच जी। ठीक है। और मतलब ए यू, अदरक मतलब ए जी, अजवाइन भी यूज कर सकते थे इसकी जगह, और पढ़ते मतलब पीटी प्लेटिनम। हो गया यार सबको। बस अब जब भी इस चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे आपको ये सीरीज जो मैंने आपको याद कराई है ये याद रखनी है, और पूरा सारे ही क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। ठीक है। साथ में एक चीज़ और याद कर लेना, पोटेशियम के लिए के की यूज़ होता है, सोडियम को Na से लिखते हैं, कैल्शियम को Ca से लिख रहे हैं, मैग्नीशियम का असलियत में मैग्नीशियम तत्व है जिसको Mg उसका संकेत है ना, चिन्ह है। एल्यूमिनियम तत्व है Al उसका शॉर्ट फॉर्म है ना संकेत। जिंक तत्व है उसका शॉर्ट फॉर्म है Zn। ऐसे ही आयरन तत्व है उसका फॉर्मूला है Fe। ठीक है। ये सारी याद होनी चाहिए। Pb मतलब लेड, H मतलब हाइड्रोजन, कॉपर मतलब Cu मतलब कॉपर होता है, कॉपर मतलब तांबा। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आपका सोल्व हो गया बेटा। अभी हमने ये कहा था कि कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, वो इसीलिए नहीं करता क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन उससे भी अधिक अभिक्रियाशील है। चलो ये बात अलग है, आप इसको छोड़ो। एच सी यू हो गया, एच जी मतलब मरकरी होता है, हींग जिसके लिए हमने यूज किया। ए यू मतलब सोने का सिंबल है ये ए यू चिन्ह। ठीक है। ए जी मतलब सिल्वर, और पीटी मतलब प्लेटिनियम। राइट। आगे चले। सॉरी बेटा ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये यहाँ आपका ये आएगा हींग अजवाइन, और पढ़ते नीचे आएगा हींग अदरक या अजवाइन जो भी यूज़ करो, हींग अदरक और पढ़ते। ठीक है। ए जी ऊपर और ए यू नीचे। राइट।
सबने सही कर ली अपनी? चलिए अब आगे। चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए, अब वो जो हमने पहले पार्ट में विस्थापन द्विविस्थापन थी ना, उस टाइम भी मैंने आपको ये अच्छे से समझाई थी। उसको भी आप खोल के देखोगे ना वीडियो को, तो उसमें बताया हुआ है कब विस्थापन होता है, कब द्विविस्थापन होता है। मैग्नीशियम से सीसा तक सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। आ जाओ, अब मार्क करो जरा। मैग्नीशियम से लेकर सीसा मतलब लेड तक, ये सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही हैं। ठीक है, मैग्नीशियम से कहाँ तक बेटा? लेड तक। कॉपर से सोने तक की धातुएं, सामान्य कॉपर से सोने तक की धातु, करें इसको अंडरलाइन भी, कॉपर से लेकर सोने तक की धातु, ये धातुएं सामान्य परिस्थिति में किसी भी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ऊपर वाली ये वाली जो थी, ये अभिक्रिया कर लेती हैं अम्ल के साथ। किसके साथ? अम्ल के साथ। और नीचे वाली जल्दी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, सामान्य परिस्थिति में। यही कारण है कि सोने जैसी धातुओं को आसानी से संचारित नहीं होते। यही कारण है सोने जैसी धातु आसानी से संचारित नहीं होती, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करती और ऑक्साइड नहीं बनाती। जबकि जिंक, एल्यूमिनियम जो ऊपर था, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुएं आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं। हाइड्रोजन एक गैर धातु है, मतलब वो क्या है? अधातु है, लेकिन इसे भी सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है क्योंकि यह धातुओं की सक्रियता की तुलना करने में मददगार है। चलिए अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे। आ जाए। पहला क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जल्दी बताओ। हर बार हाइड्रोक्लोरिक के साथ अगर करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी दिखा दूंगी बेटा, जिसको नहीं समझ में आए वो उसमें से लिख लेना, सिर्फ अभी समझो। जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखें, लिख दो बेटा। जस्ता मतलब जिंक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, उसके बाद इसको संतुलित भी कर देना। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देना, तो ये अपने आप संतुलित हो गए। ठीक, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के घोल के साथ अभिक्रिया करता है? चलो जरा देखते हैं हम। कॉपर कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ, और सिल्वर यहाँ बैठा है सेकंड नंबर पे नीचे से। तो कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर। अब कॉपर को हमने डाल दिया किस में? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ये कह रहा है मैं तो अधिक अभिक्रियाशील हूँ, मैं तो इसको हटाऊंगा। तो क्या होगा? इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी और सिल्वर बेचारा अकेला रह जाएगा। पहले कॉपर अकेला था ना, और वो बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट खुद उसकी जगह पे बैठकर, और निकाल देगा अलग किसको? सिल्वर को। ठीक, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया होगी और सिल्वर अलग रह जाएगा। ठीक है, तो उसने भी यही किया था ना, साइंटिस्ट ने क्या किया था आखिरी में, जैसे ही डाकू आए थे, जब वो चले गए तो उसमें कॉपर के सिल्वर सिक्के डाल दिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया। किसको रख दिया बेटा हमने? कॉपर सल्फेट का विलयन लिया और कॉपर सल्फेट का विलयन रख दिया। ठीक, और किस में रखा था? लोहे के बर्तन में रख दिया। अब लोहा जो है ऊपर बैठा है, यह अधिक अभिक्रियाशील था, और जैसे ही इसमें रखा तो ये क्या करेगा? कॉपर को हटाएगा और खुद जाके उसकी जगह बैठ जाएगा। तो क्या होगा? इसका मतलब लोहा धीरे धीरे घुल जाएगा। किसमें? उस जल में, उस विलयन में। और जैसे ही वो घुला तो क्या होगा? उस बर्तन में होने लग जाएगा छेद। ठीक है, तो इसकी अभिक्रिया समीकरण के साथ लिखो। वो मैं अभी आपको पीडीएफ दिखा दूंगी कि कैसे लिखनी है। ये देखो जरा बच्चों, उसने क्या किया था? कॉपर का कॉइन लिया और डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट में। धीरे धीरे जैसे ही डालता गया उसका रंग बदलने लगा, और रंग बदलता बदलता उसमें सारा सिल्वर चिपक गया। ठीक है, और जब सिल्वर उसके ऊपर चिपक गया तो देखो ऐसे लगने लग गया वो।
दिखाई दे रहा है, वाइट से कलर का हो गया, उसके ऊपर सारा सिल्वर चिपक गया। ठीक, उसने ये काम किया था अपना सिल्वर बचाने के लिए। अब जो रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं कि एक बर्तन था आयरन का, इसका कीलों का, जैसे आयरन की कीलें आयरन का बना हुआ था, और उसने कॉपर सल्फेट रख दिया इस लोहे के बने हुए बर्तन में। तो क्या हुआ, लोहे का रंग तो बदल गया, कॉपर सल्फेट का भी रंग बदल गया होगा, और धीरे धीरे कॉपर घुल गया, वो आयरन घुल गया, मतलब लोहा घुले जा रहा है और उसमें छेद हो गए, तो उसका रंग भी बदल जाएगा। ठीक है, आगे चले अब। चलिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, है ना, सेकंड लास्ट है अभी क्वेश्चन, नहीं लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये आपको टेबल दी हुई है, ये है कॉपर सल्फेट Fe सल्फेट, सारे विलियन है, सॉरी आयरन सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट है, ठीक है, जिंक सल्फेट, ये सिल्वर नाइट्रेट है, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले कौन है इसमें, केदारनाथ का माली आलू जरा, मतलब अधिक अभिक्रियाशील तो ये है नंबर 1 पर, फीके पकाता है, तो दूसरे नंबर पर ये अभिक्रियाशील था, कुछ कुछ मतलब थर्ड नंबर पर ये था, और कुछ हींग अदरक और पड़ते, है ना, कुछ हींग अदरक और पड़ते, अदरक आया बाद में। ठीक है, तो ये आ गया चौथा नंबर। तो ये पहला था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, राइट। तो मैं वैसे ही नंबर डाल देती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, 3, 4, ये अभिक्रियाशीलता के हिसाब से लिखा है, अभी मैंने इन विलियनों को नाम दिया है, ABCD को नाम नहीं दिया है। अब क्या देखा, कोई धातु है A, वो आयरन के साथ अभिक्रिया नहीं कर रही है, इसका मतलब वो आयरन से भी नीचे आ रही है, ठीक, अधिक अभिक्रियाशील वो नहीं है, ठीक, लेकिन कॉपर से कर रही है, इसका मतलब आयरन और कॉपर के बीच में है। जिंक से तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो उससे अभिक्रियाशील कैसे हो सकती है, कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, तो यहाँ भी क्या लिखोगे, कोई अभिक्रिया नहीं करेगी, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगी, क्योंकि वो उससे ऊंची है। बात आ रही है समझ। बी जो है वो आयरन को तो विस्थापित कर रही है, ठीक, आयरन को विस्थापित कर रही है, तो वो कॉपर को भी विस्थापित करेगी, यहाँ भी विस्थापन आएगा, जबकि पहले को विस्थापित नहीं करेगी, इसको भी विस्थापित करेगी, सिल्वर तो सबसे कम है, सब भी करेंगे, ठीक है, इसमें भी विस्थापन आएगा। सी कोई अभिक्रिया नहीं कर रही आयरन के साथ, कॉपर के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं कर रही, और जिंक के साथ तो कर ही नहीं सकती, लेकिन सिल्वर से के साथ कर रही है, तो हो सकता है ऊपर हो, हींग वाला हो, मतलब वो मरकरी हो। चलिए, अब आयरन के साथ डी अभिक्रिया नहीं कर रही, सी का हो चुका, इसके साथ भी अभिक्रिया नहीं कर, किसी से भी अभिक्रिया नहीं कर रही, वो तो सबसे कम है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें पूछा है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, तो बताओ कौन सी है, जो नंबर 1 से अभिक्रिया कर ले, कोई कर रही है नंबर 1 से, नहीं कर रही, कोई 2 से अभिक्रिया कर रही है, कर रही है, कौन कर रही है, बी, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो गई, बी, आंसर हो गया बी, बस बी, आंसर इतना ही लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए, धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, मैंने बताया ना, वो जब आयरन को कर सकती है तो कॉपर को तो विस्थापित करेगी ही करेगी, तो वहां पे क्या होगा, विस्थापन होगा। आ रही है बात समझ, आगे चले। अगला देखो, धातु ABCD को अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में लगाओ, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पहले, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखो, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगी जो 1 को कर दे, नहीं कर पाई, जो 2 को कर दे, तो हो गई बी, तो सबसे पहले लिखेंगे बी, घटता क्रम है तो ऐसे एरो लगाई हमने, ठीक, उसके बाद अभिक्रियाशील बताओ कौन है, नंबर 2, यहाँ पर नंबर 3 पे विस्थापन कौन कर रही है, ए, ठीक, उसके बाद सिल्वर 4 पे विस्थापन कौन कर रही है, सी,
और कुछ भी नहीं कर रही, वो है डी। बस ये आंसर आपको लिखना है, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। ग्रेटर देन का निशान लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका घटता क्रम हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। जिस बच्चे को जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो पूछ सकता है। यहाँ मैंने आंसर्स की पीडीएफ भी आपको दिखा दिया है, लेकिन पीडीएफ देखने से पहले वीडियो को समझो। समझना ज़रूरी है, लिखना उसके बाद है। लिखना अपनी समझ से है, ठीक है। ये मैंने अलग कलर का पेन यूज़ कर दिया है कि इसको संतुलित किया है बाद में, ठीक है। हमेशा जब भी अभिक्रिया लिखोगे संतुलित ज़रूर करना। नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ। थर्ड क्वेश्चन भी देख लो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।